हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेस बना कर आए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किस प्रकार से यह बनाई जाती है। हमारी जनरल जो टेबल होती है, टेबल से अर्थ है मेरा कि आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल पढ़ते हैं, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन इन दोनों में एक मोटा अंतर सिर्फ यही होता है कि आपकी जो टेबल होती है वह आपके एक फिक्स नंबर से स्टार्ट होती है कि 4 की टेबल 4 से स्टार्ट होगी, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी वहाँ फिक्स नहीं होती कि उसका पहला टर्म क्या होगा। यह डिफरेंस बहुत मोटा डिफरेंस होता है, लेकिन वह उसी के तर्ज पर बनाई गई है। तो यह भी हमने यहाँ पर सीखा। टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँचे nth टर्म ऑफ एन एपी। यह आपकी एक्सरसाइज 5.2 का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एक्सरसाइज 5.2 को हमने nth टर्म ऑफ एन एपी के फार्मूले से कंप्लीट किया है, और वह फार्मूला आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, और इस फार्मूला का यूज हमने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर किया है। तो इस फार्मूले को हम कह सकते हैं कि यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के संबंध में। और nth टर्म के लिए जब हमने ये फार्मूला देखा तो इस फार्मूले के अंदर ए एन का क्या अर्थ होता है, ए एन और डी, इन सब का क्या मीनिंग होता है। जनरली एक वर्ड हमने और नोटिस किया था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस तो आपने सुना होगा कि डिफरेंस क्या होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाई गई है, और उसको बनाने में कॉमन डिफरेंस का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं। अब हम हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पर पूरा बेसिक कंप्लीट करवाया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, और कोशिश की है कि बहुत बेहतर तरीके से आपको एपी क्लियर करवाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रहा शेष वह भी कंप्लीट आज कर लेते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले आपको एपी या किसी भी आप जब एक्सरसाइज को करें तो इस प्रकार के डेफिनेशन टाइप आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले प्रॉपर रीड करना है। प्रॉपर रीडिंग करने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। प्रॉपर रीडिंग से अर्थ है मेरा कि प्रॉपर रीडिंग होने से हमें ये बात समझ में आ जाती है, हमारे दिमाग में एक माइंड में बन जाता है कि हमें क्या क्या स्टेप वहाँ पर लेनी है। तो पहले आपको एक माइंड मैप दिमाग के अंदर डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आखिर होना क्या है, और कौन से मटेरियल से हमें कोई चीज़ बनानी होती है, कोई मॉडल आपको बनाना होता है। तो आपको सबसे पहले नेसेसरी चीज़ें हमें पता होती है कि इन चीज़ों को हमें आवश्यकता लगेगी, तब जाकर यह मॉडल बन पाएगा। इसी प्रकार से जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और रीड करते हैं तो वहाँ से हमें कंटेंट मिलता है कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है और क्या क्या आवश्यकता लगने वाली है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले हम आंसर नंबर 11 लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है आंसर नंबर 11। अब हम वो कंटेंट लिखते हैं जो इसके अंदर दिया गया है, और फिर उसका एक माइंड मैप बनाते हैं। मैं आपको आज माइंड मैप बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका माइंड मैप बनाना चाहिए। विच टर्म ऑफ द एपी, पहले इसे रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक टर्म है और उसके बारे में कह रहा है कि यह एपी है। एपी कौन सी है? एपी हमें दी गई है 3, 15, नेक्स्ट 27, आगे आपका 39। इस प्रकार से डैश डैश करके आपकी एपी चल रही है। विल बी 1, इसके अंदर विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी के अंदर आपकी जो 54th टर्म है उससे उस टर्म को यदि 132 से 8 कर दिया जाए तो आपको एक और टर्म मिलेगी। इसके अंदर एक टर्म और है। वो टर्म हम इसे ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कहीं, हम पेन चेंज करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कहीं आपकी 54th टर्म है। समझ लीजिए कि यहाँ पर कहीं आपकी 54th टर्म है, और इस टर्म से यदि हम प्लस 132 कर दें, इसके अंदर यदि हम 132 को प्लस कर दें, 132 इसके अंदर जोड़ दें, तो हमें आगे कहीं पर
n टर्म मिल जाएगी, nth टर्म मिल जाएगी, और वह nth टर्म इसके इक्वल होगी। इसके इक्वल होगी कि 54th टर्म की वैल्यू प्लस 132 को ऐड कर दिया जाए दोनों को, यह तो आपको डिजिट में दे ही रखा है, प्लस इसकी वैल्यू 54 के अंदर 132 ऐड नहीं करना है आपको। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हुआ आया हूँ और बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका एक नंबर है, 54 टर्म का नंबर है, 54 टर्म का नंबर है। तो टर्म नंबर अलग चीज होती है और टर्म नंबर की वैल्यू अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं, बहुत मोटा डिफरेंस है। तो यहाँ पर 54th टर्म की जो वैल्यू है उसमें यदि 132 को प्लस कर दिया जाए तो हमें nth टर्म की वैल्यू प्राप्त हो जाती है या हमें nth टर्म प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का माइंड मैप यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर बनता है। तो ये पहले आपको बनाना है कि दिमाग में समझ होना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, हम nth टर्म को यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं और लिख देते, लेकिन आपको क्वेश्चन की जो एपी दी गई है उसे भी रीड करना होगा। आप एपी देखिए, आप एपी को देखकर थोड़ा सा जज कीजिए कि एपी किस प्रकार की है, असेंडिंग ऑर्डर में एपी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह एक असेंडिंग ऑर्डर की एपी है। असेंडिंग ऑर्डर से मतलब है कि यह एक बढ़ते हुए क्रम में पॉजिटिव बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है, नेगेटिव नहीं बढ़ रही है। 3 के बाद आपका 15 आता है, उसके बाद 27 आता है, उसके बाद 39 आता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर डिजिट नंबर्स बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। जब नंबर पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो 54th जो टर्म है उसके अंदर यदि हम 132 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो प्राप्त होगी वह इस तरफ प्राप्त होगी या इस तरफ प्राप्त होगी। पहले इसके अंदर 132 अगर प्लस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो नंबर और बड़ा आएगा, वो नंबर बड़ा आएगा तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के कारण कह सकते हैं कि nth टर्म हमारे यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से यह एक आपका माइंड मैप तैयार हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अब हमें पूछा जा रहा है कि इस nth टर्म का नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, इसका नंबर पूछा जा रहा है कि वो nth टर्म क्या है जहां ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक गिवन डेट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम निकाल के लाए और हमने एक छोटा सा माइंड मैप तैयार कर लिया कि हमें करना क्या है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमें जो दिया है मटेरियल उसका यूज़ हम कर लेते हैं। हमें क्या दिया है? nth टर्म। हमारी जो nth टर्म है, nth टर्म की जो वैल्यू है वह आपकी 54th टर्म, ठीक है, प्लस 132 है। यदि 54th टर्म के अंदर 132 ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू nth टर्म की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला क्या है? हमारा nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला है, वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का जनरल हम यूज़ करते हैं, इस प्रकार के फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। अब हम इन दोनों के लिए, nth टर्म के लिए और 54th टर्म के लिए, इस फार्मूले का यूज़ करके इससे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हम nth टर्म के लिए अगर फार्मूला लिखें, इसी फार्मूले के अंदर मैं फिट करूँ तो यह हो जाएगा आपका सीधे सीधे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा। और 54 के लिए अगर लिखें तो a प्लस n की जगह हमारा आ जाएगा यहाँ पर 54, n की जगह आ जाएगा 54। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 54 माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ तक आ गए हैं। अब a और d की हमें आवश्यकता लग रही है, तो a और d इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं। a और d हम निकालते हैं AP से। AP के अंदर देखते हैं कि a क्या है। a यहाँ पर दिया गया है, a इक्वल टू है 3। a की वैल्यू यहाँ पर है 3, a की वैल्यू यहाँ पर AP को देखकर पता चलता है 3। और अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस वर्ड छोटा है इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालें। डिफरेंस से सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस होगा और कॉमन डिफरेंस मतलब सारी AP की बात चल रही है, सारी AP के बारे में कहा जाएगा तो कॉमन डिफरेंस। और 15 में से अगर 3 को माइनस करेंगे आप तो यह सिर्फ आपका डिफरेंस कहलाएगा। यह एक मोटा फर्क होता है। तो D इक्वल टू, चूंकि AP दी गई है इसलिए एक या दो टर्म से हमें पता चल जाएगा। 15 माइनस 3, लास्ट टर्म से उसके सेकंड लास्ट टर्म को हम माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 12। D की वैल्यू आ जाती है 12। इस प्रकार A और D की वैल्यू हमें
यहाँ पर एक तरह से गिवन डेट ही है, AP दी गई है, मतलब उसके अंदर से थोड़ा सा आपको तकलीफ करके A और D की वैल्यू निकालना है। A और D की वैल्यू निकलने के बाद हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। A की वैल्यू यहाँ पर 3 प्लस n-1 और D की वैल्यू है 12 इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस 53, यहाँ पर हो चुका है 53 और D की वैल्यू है यहाँ पर 12। बड़े ही आराम से इस वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि वैल्यू पुट करने में हमसे गलती होने के बाद आपका आंसर भी गलत ही आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल ध्यानपूर्वक पुट करना है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 3 प्लस 12 का आंसर किया तो 12n माइनस 12, ठीक। यहाँ पर हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 3 प्लस 53 इंटू 12, आपको करना है 53 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई करना है। 53 का आप 12 में मल्टीप्लाई अलग से कर लीजिए। तो 53 इंटू 12 आप करेंगे तो 12 36 के 6 36 हो चुका है, जिसका 3 कैरी है। और यहाँ पर आ चुका है 636। तो हम इसे यहीं पर लिख देते हैं, इसे क्लियर करके। एक स्टेप हमें कम लिखना होगी, 636। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सबको उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर है 12n इक्वल टू 3 प्लस 636 प्लस ये दोनों इस तरफ ही है। इधर से आपका एक 3 गया तो यह हो गया माइनस में, यह माइनस का 3 हो चुका है। अब आपके पास 12 बचता है और यह इधर गया तो हो गया प्लस का 12। आपका 3 और यह 3 माइनस का आपस में कैंसिल होता है। अब 12n इक्वल टू यहाँ पर हम 636 प्लस 12 प्लस एक चीज़ और यहाँ पर हमारी एब्सेंट हो चुकी है। देखिए आपका 132 यहाँ पर प्लस में चल रहा है, हम इसे भूलकर आ गए थे। अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया, अदरवाइज़ यहाँ पर तकलीफ आ जाती। अब हमें 12 प्लस 132 प्लस 636 को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। 6 इधर है, 12 इधर है, 8 और 2 10, तो यह हो चुका आपका 0, ठीक है। 3 इधर है, 1 इधर है, 4 3 और 1 4 और 3 7 और 8 आपका कैरी वाला हो गया 8, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 7 और 1 6 और 1 7 780 आ चुका है। अब आप यहाँ से n इक्वल टू 780 अपॉन 12 करते हैं, तो n की वैल्यू फाइनली निकल कर आ जाती है। आप 12 से इसे 6 टाइम और 6 और 0 और 5, n इक्वल टू 65। n की वैल्यू फाइनली आती है 65। n की वैल्यू क्या आती है 65, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। n की वैल्यू फाइनली क्या आती है 65। n इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 65, n की वैल्यू 65 आ चुकी है। अब ये आंसर में मिलान करते हैं कि हमने क्या लेकर चले थे गिवन डेट में, क्या फाइंड करना था, क्या वो हमारा फाइंड हो चुका है। हमें क्वेश्चन में यह कहा जा रहा था कि 54th टर्म के साथ में यदि प्लस 132 कर दिया जाए तो हमें ये nth टर्म प्राप्त होगी, और वह nth टर्म का नंबर क्या होगा, उस n की वैल्यू क्या होगी। तो उस n की वैल्यू है 65। तो हम बिल्कुल सही है, क्योंकि 65 54th टर्म के बाद में इस तरफ आएगी। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो n इक्वल टू 65 आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की तरफ बढ़े, तो आप इसे चाहें, मैं थोड़ा सा अलग हट जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस 5.2 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। साथ में इसके जो एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे तो और अच्छी बात है, एग्जाम्पल का वेरिएशन भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो हमारा आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12 सबसे पहले वही आपको प्रॉपर रीडिंग करना है। किसके रीडिंग करना है, क्वेश्चन की। आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए,
1 से 2 बार रीड करिए, पहले उसका माइंड मैप तैयार कर लीजिए कि आखिर हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी जो 100 टर्म है दोनों की, उसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, हमें फाइंड करना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब हमें जो दिया है सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि उसका कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो 100 टर्म का वो 100 है, ठीक है। तो हमें मान लीजिए 2 एपी की बात चल रही है, यहाँ 2 एपी का हमें माइंड में बनाना है, तो दोनों को अलग अलग डिनोट करना होगा। तो एक एपी को हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपकी एक ए वाली एपी है और एक बी वाली है, ठीक है। एक के लेटर ए से चलेंगे, एक के लेटर बी से चलेंगे। तो इस एपी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपकी इस टाइप से एपी होगी वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस प्रकार की वह एपी होगी। और बी वाली जो एपी है वो आपकी बी प्लस डी, डी प्लस 2D, इस प्रकार की वह एपी है। मतलब इसके अंदर हमें थोड़ा सा फर्क करना है, ये ए एपी है, ये बी एपी है, तो ए को हमने कह दिया ए से सिंबल और बी को कह दिया बी का सिंबल। तो यहाँ एपी में यहाँ पर डिफरेंस कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके जो 100 टर्म है और इसके जो 100 टर्म है, ठीक है, दोनों की 100 टर्म है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों के 100 टर्म के बीच जो डिफरेंस है वह 100 का है, यह वह क्वेश्चन में कह रहा है। हमने एक माइंड मैप बना लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है गिवन डेट है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिला है वह यह मिला है कि जो आपकी ए 100 है, ठीक है, और जो आपकी बी 100 है, एक डिफरेंस का अर्थ होता है कि एक टर्म में से दूसरी टर्म को, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना, यह होता है डिफरेंस। ऐड करने का अर्थ होता है कि जैसे कहा जाए कि ए से बी को ऐड कीजिए तो ए प्लस बी लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिख देते हैं ए प्लस बी। जब आपसे कहा जाए कि दोनों का डिफरेंस है तो हम कहेंगे ए माइनस बी, तो डिफरेंस का अर्थ होता है माइनस। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसमें अलग से आपको कहीं माइनस की जानकारी नहीं दी गई है कि आपको माइनस करना है, लेकिन डिफरेंस का अर्थ होता है कि माइनस करना है। ए 100 माइनस बी 100 हमेशा लिख सकते हैं, ए 100 माइनस बी 100 इक्वल टू 100, यह हमें गिवन डेट दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते हैं हमारी nth टर्म के लिए क्या फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला होता है, हम उसे a में लिखते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा जनरल फार्मूला है एपी का nth टर्म के लिए। इस फार्मूला का यूज करके हम a100 और b100 को लिख लेते हैं। हम a100 को लिखते हैं, a100 को लिखेंगे तो हम a में ही लिखेंगे, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे ऐसा ही लिख लिया। अब यदि मैं b100 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, माइनस माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हम इसे लिखते हैं b माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यह आपका 100, ठीक है। यह वाला 100 वहाँ पर चला गया, हमने इस टर्म की वैल्यू रखी और इस टर्म की वैल्यू रखी 100 टर्म की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 100 है, कुल मिलाकर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 100, n की वैल्यू दोनों के लिए क्या है 100, तो n की वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस 100 माइनस 1 इंटू डी, यह हो गया आपका इक्वल टू 100, ये लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस 99d माइनस, अब माइनस भी साथ में ओपन कर देते हैं लगा के ब्रैकेट को, तो माइनस b माइनस माइनस प्लस 99d इक्वल टू 100। आप देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, हमने इसको माइनस कर दिया और यह माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक गलती हो गई है यहाँ पर, b प्लस, यहाँ पर b प्लस आना चाहिए था, हमारा हाथ ऐसा चल गया है, यहाँ पर b प्लस आना चाहिए था,
ये बी प्लस, और इस कारण से यह आपका जो है यह माइनस आएगा, यह माइनस आएगा। ठीक है, यह माइनस हो चुका है, अब आपका सही है। इस प्रकार की गलती जानबूझकर हम करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक माइनस की गलती से क्या असर होता है। तो हम अगर जल्दबाजी में कहीं उतारने में, इस स्टेप से इस स्टेप पर आने में एक प्लस और माइनस की यदि गलती कर देंगे तो आप डेफिनेट यहाँ पर आकर उलझ जाएंगे और आप क्या क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे और क्या क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इसे बार बार हम रिपीट करते हैं कि आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक यहाँ पर प्लस माइनस को रिपीट करना है। ठीक है, यहाँ आ गए। अब हम 99D, ये प्लस का और माइनस का कट चुका है, कुल मिलाकर हमारे पास बचता है A और माइनस का B इक्वल टू 100। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी फाइंड होती है A माइनस बी इक्वल टू 100। हमें फर्स्ट टर्म है इसकी A और इसके फर्स्ट टर्म है B, तो फर्स्ट टर्म का माइनस 100 प्राप्त होता है। मतलब फर्स्ट टर्म एक AP की फर्स्ट टर्म और सेकंड AP के फर्स्ट टर्म को यदि माइनस किया जाए तो 100 प्राप्त होता है। अब आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या होना है। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, तो आपकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, वह भी यही होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है, हम करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर अगेन छोटा सा यहीं पे कर देते हैं इसे। अगेन इस 100 की जगह हम ले लेते हैं 1000 का डिफरेंस फाइंड करना है। तो कोशिश करते हैं कितनी जगह में हो जाए। तो ए पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ए 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे हमने यहाँ 100 के लिए रखी थी वैसे ही 1000 के लिए रख देते हैं। तो a प्लस यहाँ पर आ जाएगी 99 की जगह आपकी 999D माइनस b, और यहाँ पर आ जाएगी 999D इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, यह हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर यह आपका कैंसिल हो गया, a माइनस बी बचता है, और हम इक्वेशन नंबर 1 में देख चुके हैं कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है। a माइनस बी की वैल्यू है 100। तो अब आप बताइए कि 1000 टर्म के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 से अगर लें तो आपकी 1000 ही आएगी। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 100। यहाँ पर हो जाएगा फाइनली आंसर 100। कोई भी एपी जिसका पहले पद का डिफरेंस सेम है, पहले टर्म का डिफरेंस सेम है, 100 टर्म का डिफरेंस सेम है, तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी सेम ही रहने वाला है। और आगे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको डिफरेंस सेम ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक गहरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर यदि कोई दो एपी है जिनका फर्स्ट टर्म का डिफरेंस सेम हो, 100 टर्म का डिफरेंस सेम हो, तो उसके आगे के टर्म के डिफरेंस का क्या होगा, उस एपी के सारे डिफरेंस सेम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर वो कैंसिल होते चले जाएंगे, यहाँ की वैल्यू आपस में कैंसिल होती जाएगी, तो आपको फाइनल डिफरेंस एक जैसा ही आएगा। आप चाहे किसी भी टर्म को देख लेंगे तो डिफरेंस 100 ही आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को पूरे बेसिक के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट को लपेट के मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 13, आप इसे रीड करिए। क्या है पहले क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है, इसका एक छोटा मोटा माइंड मैप तैयार कर लीजिए पहले कि इसके अंदर होना क्या है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे आर डिविजिबल बाय 7, 7 से विभाजित होने वाले, 7 से जिनके अंदर 7 से
डिवाइड हो जाए 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे। हम पहले ये देखते हैं कि 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 7 से डिविजिबल हो जो कि। तो 3 डिजिट के नंबर सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि 3 डिजिट के नंबर का रोल क्या है। 3 डिजिट से अर्थ है कि हमारा 3 डिजिट नंबर चालू होता है 100 से, स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट हुआ। और हम इसे थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं ताकि ऊपर एपी आ जाएगी। 100 से स्टार्ट होता है और अप टू कहाँ तक जाता है, और अप टू वो जाएगा आपका 999 तक। 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक आपका 3 डिजिट जाता है। अब प्रश्न ये आता है, क्या 7 से डिवाइड है ये आपका 100? हमें बढ़ना है इस तरफ और हमें घटना है इस तरफ, इससे इधर भी नहीं जाना, इससे इधर भी नहीं जाना। ये हमें बाउंडेड करके दे दिया है, तार फेंसिंग हमारे लिए कर दिए कि आप इससे इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए हमें मंजूर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 7 से डिविजिबल, हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि 7 से डिविजिबल क्या है आगे का नंबर? तो आप भली बात ही जानते हैं कि 7 से लास्ट डिविजिबल नंबर है आपका 98। ठीक है, 98 के बाद में आपका आता है 105। तो यहाँ आप पहला आपको 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। आप अगर 14 इंटू 7 करें तो कितना मिलता है आपको? 98 मिलता है। और यदि 15 इंटू 7 करें तो आपको क्या मिलता है? 105। ठीक है, तो हम यह तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह नंबर हमारा 2 डिजिट का है, हमें 3 डिजिट की बात करनी है, बाउंडेड हो चुके हैं हम, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। कुल मिलाकर जो हमारी एपी है वह एपी का स्टार्टिंग होगा 105 से। ठीक है, 105 से हमें स्टार्टिंग मिल चुकी है। अब हमें एंडिंग देखना है। सबसे पहले हम एंडिंग देखते हैं। ये हमने स्टार्टिंग देख लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैसे निकाला। अब हम एंडिंग देखते हैं। एंडिंग के लिए अब इतना सारा टेबल, लंबी चौड़ी टेबल हमें नहीं आती है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी इस प्रकार की आवश्यकता लग जाए तो एक ट्रिक समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक बेसिक समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, 999 लेना है, इसमें 7 से आपको डिवाइड करना है। आपने 1 टाइम किया, 7, यहाँ पर 2 बचता है, यहाँ पर 9 आ चुका है, यहाँ पर 4 टाइम 28 आ चुका है, यहाँ पर अगेन हमें 1 बचता है, यहाँ पर 19 आ चुका है। अब आप 7 से करते हैं तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर आपका शेष रिमाइंडर बच जाता है 5। आप इस 5 को इसके अंदर से माइनस कर दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर हमें क्लास 5th में 6th के बेस में आप इसे बहुत बेहतर तरीके से पढ़कर आ रहे हैं कि अगर आपको कोई दी गई नंबर है उसको कंप्लीट डिविजिबल बनाना है किसी भी नंबर से, तो आप उस नंबर का उसके अंदर भाग दे दीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर माइनस करने के बाद जो बचता है, आप 5 इसके अंदर से माइनस करते हैं तो 994 आपके पास बच जाता है। 994 वो आपका लास्ट नंबर होगा। तो वह लास्ट नंबर क्या है? 994। अब चलिए इस सब को हम क्लियर कर देते हैं। हमने फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो फाइंड कर लिए जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इस सारे मटेरियल की हमें आवश्यकता नहीं है, हम इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम पूरी एपी को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस पता चल चुका है कि 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो 105 105 प्लस आप 7 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 112 और 12 के बाद फिर आप अगेन 7 प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 119। इस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आपको लास्ट टर्म प्राप्त होगी 994। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? आपको यह बताना है कि इस एपी में कुल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं, क्योंकि हमें यही तो पूछा जा रहा है कि 7 से डिविजिबल इस एपी के अंदर कितने नंबर है। तो हमने पहले तो वो स्टार्टिंग निकाल लिया और एंडिंग निकाल लिया। अब हमें इस टर्म का, इसे मान लेते हैं कि यह हमारी nth टर्म है। ये क्या है? हमारी nth टर्म है। इस nth टर्म को, कि ये लास्ट टर्म है, इस nth टर्म का नंबर हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर पर 994
4 है। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। अब हमें जो बेसिकली इससे बातें निकल कर आई वो ये आई कि a इक्वल टू तो 105 है आपका और d इक्वल टू यहाँ पर 7 है। इसे हम अप्लाई कर देते हैं। हम लिख सकते हैं n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। n की वैल्यू रख देते हैं, क्या है 994 इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। अब आप देखिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू, इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं और इसे l से डिनोट किया जाता है। s की वैल्यू 994 और a की वैल्यू 105 और n माइनस 1 इंटू 7 हमारे d की वैल्यू है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7n की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाकी के जो बचे हैं टर्म उन सबको उठाकर इधर ले आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 994 माइनस 105 और आपका जो 7 आता है तो यह आपका हो जाता है प्लस इक्वल टू 7n। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 994 प्लस 7 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 1001 माइनस 105 इक्वल टू 7n। अब आप 1001 में से आप 105 को माइनस करेंगे तो पहले हम 5 माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, या आप 100 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा। अब आप इसको किसी भी प्रकार से फाइनल माइनस कीजिए। तो पहले हम -5 कर लेते हैं। 5 माइनस किया तो हमारे पास बचता है। हम एक जनरल तरीके से मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि बिना पेन लगाए आप कैसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप पहले 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा 996 बच जाएगा। ठीक है, ओके। आपने यहाँ पर 5 माइनस किया तो आप यहाँ पर पहुँच गए। अब आपको इसमें से सीधे 100 और माइनस करना है। यह आपके दिमाग की कैलकुलेशन है, आप इसमें से कर लीजिए। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 896 यहाँ पर मिलता है इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू n इक्वल टू 896 अपॉन 7। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो 7 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 7 से 1 टाइम बचता है हमारे पास 1, 7 दूनी 14, 2 बार 14, 5 बचता है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू फाइनली हमें प्राप्त होती है। हम इसमें पेन चेंज करके यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू आया 128। हमें फाइनली प्राप्त होता है n की वैल्यू 128। हम कह सकते हैं फाइनली कि इस AP के अंदर जो AP यहाँ पर लिखी हुई है, जिसके स्टार्टिंग 105 से, जिसका एंडिंग 994 है, लास्ट टर्म इसके 994 है, उस AP का डिफरेंस 7 है। तो उस AP के अंदर टर्म के नंबर आपको 128 मिलेंगे, जिसमें हमें यह तय करके दे दिया है कि यह हमारी लास्ट है और यह हमारी स्टार्टिंग है। तो हमें इसमें टोटल नंबर मिलेंगे 128। या आपसे ये भी कह दिया जाए कि आपको हाउ मेनी हटा के यह कह दिया जाए कि इसकी लास्ट टर्म का नंबर क्या है। इसमें लास्ट टर्म का नंबर क्या है, इसको हटाकर आपसे कह दिया जाए कि लास्ट टर्म नंबर क्या है। तो लास्ट टर्म नंबर भी आपका 128 ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कई वेरिएशन में इस क्वेश्चन को आप तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं। इससे सेकंड लास्ट टर्म की बात भी की जा सकती है। बहुत सारे वेरिएशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप यह पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, डीपी ऑडिटोरिया से पहली बार कनेक्ट हुए और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पर लाइट थोड़ी कम करके रखी हुई है ताकि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिख जाए। यदि लाइटिंग हम बढ़ाते हैं तो बोर्ड पर इफेक्ट आता है और आपको क्लियरली नहीं दिखता है। तो हमसे ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखा हुआ बेहतर दिखना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी कम करके रखते हैं और आँखें भी इससे हमारी प्रभावित कम होती है। तो आई होप कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने का अंदाज और तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार डीपी ऑडिटोरिया को देख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो आप
मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि डीपी ट्यूटोरिया एक फ्री ऑफ चार्ज कोचिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप बिना किसी शुल्क को पे किए साल भर मस्ती से एंजॉय करते हुए मैथमेटिक्स सीख सकते हैं और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स बिल्ड करने का अवसर प्राप्त होगा और आप हमसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।